हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अपने विषय को पढ़ना शुरू करने से पहले हम इसके महत्व को समझ लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा विषय है जो आपको एलएलबी का एग्ज़ाम तो पास कराता ही है, साथ में आपको PCSJ का प्री भी निकलवा सकता है। और जो है ये सब्जेक्ट एक जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट भी है, इसलिए इसे पढ़कर आप बातचीत करने में एक बेहतर इंसान बनते हैं और ऐसे राइटिंग और डिबेट में भी ये सब्जेक्ट आपके काम आता है। तो आइए इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को हम आज शुरू से शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और विकास। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द के अर्थ की ओर देखते हैं तो हमें मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा संगठन। अंतर्राष्ट्रीय शब्द अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अंतर, दूसरा राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय शब्द का अर्थ होता है जहां दो या दो से अधिक राष्ट्र के बीच की कोई बात हो, यानी दो या दो से अधिक राष्ट्रों से संबंधित कोई बात। संगठन शब्द का अर्थ है जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ एकत्र होकर एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो हम उसे संगठन कहते हैं। दोनों शब्दों को जब हम मिलाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब दो या दो से अधिक राष्ट्र एक समान उद्देश्य के लिए एकत्र होते हैं और अग्रसर होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बनने का उद्देश्य सर्वप्रथम तो विश्व शांति और युद्ध का निवारण ही रहा। विश्व ने कई युद्ध देखे, उनका निवारण सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बनकर विश्व में उभरा, यानी कि एक ऐसा संगठन हो जो कि सभी राष्ट्रों को जो अपनी विशिष्टता रखते हैं, अपनी विशिष्ट पहचान, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति रखते हैं, अपने हित रखते हैं, उनके बीच में, ऐसे राष्ट्रों के बीच में एक शांतिपूर्ण समझौता और संधि के माध्यम से युद्ध का निवारण किया जाए और आपसी सामंजस्य का विकास किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से इसी उद्देश्य के साथ विकसित हुए, लेकिन विकास के दौर में आगे चल करके इन्होंने और भी बहुत सारे उद्देश्यों के लिए कार्य किया। जैसे कि हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन आपको मिलता है जो कि श्रमिकों के हित के लिए, या अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय संगठन, व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, तो ये सभी अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। लेकिन इनका सबका एक जो मेन मोटिव है वो यही है कि किस तरीके से विभिन्न संस्कृति, विभिन्न विशेषताएं रखने वाले राष्ट्रों के बीच में एक सामंजस्य की स्थिति बनाई जाए और विश्व में शांति को बनाकर रखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा करने में हम पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रभुत्व संपन्न राज्यों के सहयोग का एक रूप है जो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय करार पर आधारित होता है, जिसका मौलिक गुण है कि इसमें निश्चित क्षमता व शक्ति वाले स्थायी अंग होते हैं जो समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण अगर हम परिभाषा को देखें तो पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए राज्यों का प्रभुत्व संपन्न होना आवश्यक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि कई राज्य आपस में मिल करके एक समान उद्देश्य के लिए एकत्र और अग्रसर होते हैं, तो वहाँ पर एक संधि के माध्यम से वो आपस में जुड़े होते हैं और संधि करने की क्षमता सिर्फ एक प्रभुत्व संपन्न राज्य में ही होती है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपको प्रभुत्व संपन्न राज्य का अर्थ पता होगा, लेकिन मैं आपको दो शब्दों में बता दूं। संप्रभु का अर्थ होता है कि जहाँ पर व्यक्ति जो है अपने आंतरिक निर्णय और बाह्य संबंध बनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। आंतरिक निर्णय में वो जो भी निर्णय लेगा उसमें कोई उसे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और एक व्यक्ति के रूप में वो बाहर और लोगों के साथ में भी अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित कर सकता है। उसे ही हम एक संप्रभु राष्ट्र, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहते हैं। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के लिए ये आवश्यक है कि प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र जो हैं वो सहयोग के रूप में, सहयोग के लिए एक दूसरे के साथ में जुड़ें और किसी बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय करार को करें, क्योंकि बहुपक्षीय कई राष्ट्र मिलकर कर रहे हैं। आपस में जुड़ने का माध्यम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय करार ही है, जिनका मौलिक गुण ये भी है कि उनमें कुछ निश्चित शक्ति और क्षमता होती है और उनके स्थायी अंग होते हैं। जैसे आप यूएनओ को देखते हैं तो आपको यूएनओ में उसके 6 अंग मिलते हैं जो अलग अलग अपने कार्य को करते हैं। इसी तरीके से जो संगठन में
इस तरीके से हम पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए ये आवश्यक तत्व भी हम इन्हें कह सकते हैं जो इसकी परिभाषा में समाहित है कि प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों का आपस में बहुपक्षीय समझौता होना चाहिए, कुछ निश्चित शक्ति और क्षमता को वो समाहित करते हों, कुछ स्थायी अंग हों जो कि अपने निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करें, तो हम कहेंगे कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा में लेते हैं। बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास किस प्रकार से होगा। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि कई राष्ट्रों को आपस में जोड़ने वाला जो फेविकोल है वो है अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ। जो संधि करार, बहुपक्षीय करार किए जाते हैं कई राष्ट्रों के बीच में, वही वो ग्लू, वो फेविकोल होता है जो कई राष्ट्रों को एक साथ जोड़कर एक संगठन बना देता है। तो ये संधि भी देखना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस संधि का प्रारंभ कहाँ से हुआ, क्योंकि जब तक संधि नहीं होगी तब तक संगठन का निर्माण नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि जब यूरोप अपने धार्मिक गृह युद्ध से जूझ रहा था, जिसे हम 30 ईयर वॉर के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, उस 30 ईयर वॉर का अंत होता है 1648 में वेस्टफीलिया की संधि से। वेस्टफीलिया की संधि दो बातों को लेकर सामने आती है विश्व के। एक तो अब राज्यों का प्रशासन धर्म के आधार पर ना होकर के राजनीतिक आधार पर होगा, और दूसरी चीज़ संप्रभु राज्य का, प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत भी आपको वेस्टफीलिया की संधि के बाद से ही देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने के लिए ये आवश्यक है कि कई संप्रभु राष्ट्र आपस में मिलकर बहुपक्षीय समझौता करें। तो यहाँ से दो चीज़ें निकलकर सामने आ गई। एक तो प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हो गया, क्योंकि इसके पहले तक, वेस्टफीलिया की संधि के पहले तक जो भी साम्राज्य थे वो एक साथ में आपस में सामंजस्य बिठा के नहीं रहते थे, बल्कि एक दूसरे पे आक्रमण करते रहते थे। लेकिन उसके लिए रीज़न क्या था कि उनके अंदर प्रभुत्व संपन्न की भावना नहीं थी। जब वेस्टफीलिया की संधि के बाद संप्रभु राज्य का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया, तो ये बात हुई कि कोई दूसरा राज्य किसी दूसरे राष्ट्र के राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसके ऊपर आक्रमण भी नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक परिपूर्ण राज्य है। तो इसके साथ में आपको ये दो बातें मिल गई, एक तो संप्रभु राज्य का कॉन्सेप्ट और दूसरा संधि भी। यहाँ से हम इस बात का प्रारंभ मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने के लिए पहला बीज, पहली ईंट रख दी गई। दूसरा हम देखते हैं वियना कांग्रेस 1815 में आपको ये देखने को मिलेगा, जिस समय पर आपका 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। उसमें बाद में आपको 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आपको वहाँ का शासक के रूप में देखने को मिलता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने आसपास के जो भी देश थे उनके ऊपर आक्रमण करके उनकी टेरिटरीज को जीतने की कोशिश की, जिससे सभी आसपास के पड़ोसी देश बहुत परेशान थे। ये हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। फ्रांस में जो है नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बाद में जब फ्रांस ने नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में रशिया पर आक्रमण किया 1813 में, उस युद्ध को नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। बहुत ही मशहूर युद्ध है, आपने ज़रूर उसके बारे में सुना होगा, वाटरलू का। तो उसमें जो है हार गया और साथ में उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि 13 से लेकर के फ्रांस में फिर से एक जो है अराजकता का माहौल निकल कर आया और कोई भी शासन प्रशासन और पूरी व्यवस्था नहीं मिली। इसके कारण वियना कांग्रेस में 4 देशों ने मिलकर के, रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और पर्शिया, इन चारों ने मिलकर एक संगठन बनाया और इस बात के लिए एश्योर करने का प्रयास किया कि यूरोप में शक्ति संतुलन बना रहे, जो पुरानी व्यवस्था है वही चलती रहे और किसी भी तरीके की क्रांति की स्थितियां ना उत्पन्न हो, और एक शक्ति संतुलन के माध्यम से यूरोप में शांति की स्थापना की जाए। शक्ति संतुलन का अर्थ होता है कि सभी जितने भी राष्ट्र हैं सब में बराबर ही शक्ति हो, ताकि कोई भी किसी के ऊपर आक्रमण करके उसे जीतने के बारे में ना सोचे। इसके साथ ही जब हम देखते हैं कि वियना कांग्रेस में 4 देशों ने मिलकर अपना संगठन बनाया, तो ये हमें एक संगठन देखने को मिलता है। बाद में इसमें इन्होंने फ्रांस को भी शामिल कर लिया, जो कि बाद में यूरोप का कंसर्ट ऑफ यूरोप कहलाता है। हेग प्रणाली जो है ये आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दूसरे पड़ाव की तरफ लेकर जाता है। हेग प्रणाली में 2 सम्मेलन 1899 और 1907। 1899 में आपको 26 देश सम्मेलन में शामिल होते हैं और
आपके 1907 में 1907 में इसमें आपके 44 राष्ट्र साथ में एकत्र होते हैं सम्मेलन में। इसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि इस सम्मेलन को ही वास्तव में राष्ट्र संघ के महासभा का जनक भी कहा जाता है। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत से राष्ट्रों ने एक साथ इकट्ठा होकर के विचार विमर्श किया, तो इसे हम महासभा का जनक भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय संघ की। प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय संघ सबसे पहली बार तो विश्व दासता विरोधी सम्मेलन 1840 में सामने आया, जहां पर लोगों ने ये समझा कि कुछ ऐसे हित हैं हमारे जो कि पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे हित हैं, यानी कि दासता विरोधी, चाहे जिस भी देश में दास हो उनके विरोध में उनका वो प्रथा समाप्त होनी चाहिए। इस प्रथा को चाहे जिस भी देश में हो, ये सबके हित में आता है। इस तरीके के बहुत सारे हित निकल कर सामने आए जिनके लिए ये माना गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हित हैं। इसमें बहुत सारे प्राइवेट संगठन बने। सबसे पहले तो विश्व दासता विरोधी संगठन आपका 1840 में, इसमें इसके परिणाम स्वरूप पहली बार स्थायी व्यवस्था स्थापित की गई। इसके बाद में आपको 1840 से लेकर के 1914 के बीच में आपको 400 के करीब अंतर्राष्ट्रीय जो है प्राइवेट संघ आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी, अंतर्राष्ट्रीय विधि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दंत संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, आपको लॉट्स ऑफ देखने को मिलते हैं, 400 के करीब। इसके बाद हम बात करते हैं लोक अंतर्राष्ट्रीय संघ की। अच्छा, एक चीज़, जब इतने सारे आपको संगठन देखने को मिलते हैं तो उसके बाद में ये आवश्यक हो गया कि अब कैसे संघ बनने हैं, इसके बारे में भी एक संघ बने। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संघों की संघ की स्थापना की गई 1910 में। 1910 के अंतर्राष्ट्रीय संघों के संघ ने ये बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संघ होने के लिए क्या आवश्यक है और किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, तभी आप एक अंतर्राष्ट्रीय संघ बन पाएंगे। इसके लिए बताया गया कि ये आवश्यक है कि इसके स्थायी अंग होने चाहिए, जैसा कि हमने परिभाषा में भी देखा था। उद्देश्य सभी राष्ट्रों के हित के होने चाहिए, ना कि कुछ राष्ट्रों के लाभ के। साथ में विभिन्न देशों के लिए सदस्यता के रास्ते खुले होने चाहिए, कोई भी राष्ट्र जो उससे सहमत है उसमें सदस्य हो सकता हो। इसके अलावा उसकी निश्चित मीटिंग होनी चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय संघ होने के लिए आवश्यक है कि उसकी निश्चित मीटिंग होनी चाहिए और वहाँ पर सचिवालय भी होना चाहिए, एक स्थायी सचिवालय की भी बात इसमें की गई। तो ये कुछ विशेषताएं बता दी गई, कुछ शर्तें बता दी गई जो अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट संघ के लिए निश्चित की गई, क्योंकि इसका कारण ये था कि इतनी ज़्यादा तेज़ी से इतने ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट संघ बन रहे थे कि इसके लिए नियम बनाना, इसके लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत रखना आवश्यक हो गया। अब हम बात करते हैं लोक अंतर्राष्ट्रीय संघ की। लोक अंतर्राष्ट्रीय संघ जो हैं वही अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्य धारा के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। अंतर्राष्ट्रीय तार संगठन 1865 में, सार्वभौमिक डाक संघ 1874 में, ये भी उभर कर सामने आए। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का जो सचिवालय है उसे ही हम लीग ऑफ नेशन और यूएनओ का सचिवालय का जनक भी कहते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि कहाँ 1648 से वेस्टफीलिया की संधि हुई, वहाँ से सबसे पहले संधि और संप्रभु राष्ट्र का सिद्धांत निकल करके सामने आया, और उसके बाद हम महासभा की जैसी व्यवस्था जहाँ सारे राष्ट्र इकट्ठा हो जाएं एक साथ में और एक साथ इकट्ठा होकर विचार विमर्श कर लें, सचिवालय जैसी, अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय जैसी व्यवस्था भी हमने आगे चल करके देखी। और ये विकास का दौर यही नहीं रुका। इसके बाद आपको लीग ऑफ नेशन और यूएनओ जैसी, लीग ऑफ नेशन के बारे में तो हम कह सकते हैं कि वो अपने कुछ कारणों से असफल रहा, लेकिन यूएनओ जैसी सफल संस्थाएं भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि यूएनओ का जन्म दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था और अभी तक उसने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से रोक कर रखा है, ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए हम इन शॉर्ट उसे एक सफल संस्था कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय विषय से संबंधित अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और विकास अवश्य समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है मेरे पढ़ाने के तरीके से, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियोस को लाइक करिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।